अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये 5/5 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पीछे करते आए हैं वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखें फर्स्ट कॉलम में आपके पास आप क्या करें कि यहाँ पे आपके पास ज़ीरो आ सके। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने उन जगहों को टारगेट बनाना है जहाँ पे आप आसानी से ज़ीरो ला सकें, ठीक है। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पे रो 2 को रो 1 से माइनस करूँ तो यहाँ पे 1 माइनस 1 ज़ीरो हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं रो 3 को भी रो 1 से माइनस करूँ तो वो वाला 1 और ये वाला 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो। इसी तरह रो 4 को रो 1 से माइनस करूँ तो 1 माइनस 1 ज़ीरो आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह अगर रो 5 को रो 1 से माइनस करूँ तो 1 माइनस 1 यहाँ पे भी आपका ज़ीरो आ जाएगा। तो जब इस कॉलम 1 में ये लास्ट 4 एंट्रीज़ अगर ज़ीरो हो जाएंगी तो हम इसको फर्स्ट वाली एंट्री से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखें कौन-कौन से आपके पास यहाँ पे ऑपरेशंस लगेंगे। रो 2 को माइनस करना है रो 1 से, बिल्कुल इसी तरह रो 3 को माइनस करना है रो 1 से, इसी तरह रो 4 को माइनस करना है रो 1 से और रो 5 को माइनस करना है रो 1 से। इन ऑपरेशंस के तहत हम इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट की लाइन लगा लेते हैं और ये जो फर्स्ट रो है इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। 3, 4 और 5 यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्लोज हो गया और इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें फर्स्ट ऑपरेशन के तहत रो 2 को माइनस करना है रो 1 से। तो ये देखें ये रो 2 है, इसको रो 1 से माइनस करना है तो यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 यहाँ 1 प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। देखें 1 प्लस एक्स माइनस 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, क्या बन गया एक्स माइनस 1। बिल्कुल इसी तरह 3 माइनस 3 हो जाएगा, आगे 4 माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ 5 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। अब दूसरे ऑपरेशन की बारी है। ये दूसरे ऑपरेशन से देखेंगे रो 3 को रो 1 से माइनस करना है। ये आपके पास है रो 3, इसको रो 1 से माइनस करना है तो देखें इस 1 को इस 1 से माइनस करेंगे हो जाएगा 1 माइनस 1। 2 को इस 2 से माइनस करेंगे हो जाएगा 2 माइनस 2। अब देखें यहाँ पे x प्लस 1 को माइनस करना है 3 से, x प्लस 1 को इस 3 से माइनस कर देना है तो ये देखें क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ पे आ गया आपका x माइनस 2। बिल्कुल इसी तरह इस 4 को इस 4 से और इस 5 को इस 5 से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बारी है ये रो 4 माइनस रो 1 यानी तीसरे ऑपरेशन की। तो रो 4 आपकी रही ये, इस रो को आपने रो 1 से माइनस करना है तो ये देखें 1 माइनस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 यहाँ 2 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस 1 है, इसको माइनस करना है 4 से तो यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस 3। ठीक है, और आगे 5 माइनस 5 आ जाएगा। अब लास्ट ऑपरेशन जो है आपका R5 में से रो 1 को माइनस करना है तो ये देखें ये आपके पास R5 है, इसको रो 1 से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4 और लास्ट में देखें x प्लस 1 है, इसको माइनस करना है 5 से। x प्लस 1 को 5 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 4। यहाँ पे आपका आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि इस डिटर्मिनेंट में आपके पास क्या क्या चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं। तो ये देखें ये जितने भी चीज़ें आपस में माइनस हो रही हैं और कट रही हैं उनकी जगह हम 0 लिख देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में जहाँ जहाँ आपकी 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, 3 माइनस 3 आ रहा था, उनकी जगह हमने यहाँ पे 0 लिख दी है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है आपके पास इसकी लास्ट 4 एंट्रीज 0 हो चुकी हैं, लिहाजा इस डिटर्मिनेंट को हम इस फर्स्ट एंट्री से एक्सपेंड कर देते हैं। तो जब आप इसको फर्स्ट एंट्री से एक्सपेंड करेंगे तो इसकी रो और इसकी कॉलम आपके पास नहीं आएगी, नहीं लिखी जाएगी, बाकी सारी की सारी एंट्रीज लिखी जाएंगी। तो यहाँ देखें ये आपके पास बन जाएगा, सॉरी इक्वल नहीं आना क्योंकि इक्वेशन है, 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 की रो और 1 के कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये आपके पास x माइनस 1 और नीचे 3 0। ठीक है, आगे 0 x माइनस 2 और फिर 0 0 और आगे 0 0 x माइनस 3 0 और आगे 3 0 हैं और x माइनस 4, इनका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखें ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया है। इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिटर्मिनेंट आपके पास आंसर आएगा, लिहाजा 1 यहीं पे ख़त्म हो गया। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास देखें कि ऐसा डिटर्मिनेंट जिसकी डायगोनल एंट्रीज कोई कुछ भी हो सकती हैं,
लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी ज़ीरो हों तो ऐसे डिटर्मिनेंट को ट्राई एंगुलर डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, दोबारा देख लें, यहाँ पे मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ कि डायगोनल एंट्रीज कुछ भी हों, ए एक्स बी वाई कुछ भी हो, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होंगी। ये देखें, सारी की सारी अगर ज़ीरो होंगी, लेकिन डायगोनल एंट्रीज जो भी हों, नॉन डायगोनल एंट्रीज अगर ज़ीरो हैं आपकी सारी, तो ऐसे मैट्रिक्स को ट्राई एंगुलर डिटर्मिनेंट कहते हैं। चूंकि ये डिटर्मिनेंट है तो हम ऐसे डिटर्मिनेंट को ट्राई एंगुलर डिटर्मिनेंट कहेंगे, और अगर मैट्रिक्स होगा तो उसको ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो इनको मल्टीप्लाई करवाने से जो जवाब आएगा वही इस डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। ठीक है जी, तो इनकी डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या आ रही हैं, ए एक्स बी और वाई। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे कि जब भी कोई भी ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट हो तो उनकी डायगोनल एंट्रीज को आप मल्टीप्लाई करवा दें, तो वही आपका उस ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे इसकी एंट्रीज क्या आ रही हैं, डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं ए एक्स बी वाई, तो इनको मल्टीप्लाई करवा दें ए एक्स बी वाई को, तो यही इसका डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो अब बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे इनकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यही इनकी जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो फैक्टर्स बनेंगे वही इस डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट होगा। तो ये देखें, इसकी डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या है, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और x माइनस फोर। इनको मल्टीप्लाई करवा दें, x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखें, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, ये हर ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट को इसी तरह सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और किसके बराबर हैं, ज़ीरो के बराबर है। तो इनको अलग-अलग ज़ीरो के बराबर ले लें, एक्स माइनस वन को भी ज़ीरो के बराबर ले लें, एक्स माइनस टू को भी ज़ीरो के बराबर ले लें, एक्स माइनस थ्री भी ज़ीरो के इक्वल आ गया और एक्स माइनस फोर भी ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यूज़ निकाल लें, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी वन, यहाँ से आएगी टू, यहाँ से आएगी थ्री और यहाँ से आ गई फोर। यूँ आपके क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट फोर में एक्स की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ रही हैं वन टू थ्री और फोर। ये है आपके क्वेश्चन नंबर वन का चौथा पार्ट जो यहाँ पे मुकम्मल ख़त्म होता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फाइव आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये भी 5/5 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, यहाँ भी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें, इसको भी अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरह सोल्व करें तो देखें क्या होगा कि पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, रो टू को माइनस कर रहे थे रो वन से, इसी तरह रो थ्री को रो वन से, रो फोर को रो वन से माइनस करी जा रहे थे। अगर वही काम हम यहाँ पे करें तो ये देखें, रो टू को जब आप रो वन से माइनस करेंगे तो ये a माइनस एक्स आ जाएगा। इसी तरह रो थ्री को जब आप रो वन से माइनस करेंगे यहाँ भी a माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ भी a माइनस एक्स और यहाँ भी a माइनस एक्स आ जाएगा। जो पीछे हम ये सवालों में काम करके आ चुके हुए हैं वह हमने इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास वहाँ पे ज़ीरो बन जाते थे। यहाँ पे ज़ीरो नहीं बन रहे, यहाँ पे तो a माइनस एक्स आई जा रहा है। लिहाजा क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये काम फ़िलहाल नहीं कर सकते। यहाँ पे हम करेंगे कि कॉलम वन में कॉलम टू को, कॉलम थ्री को, कॉलम फोर को और कॉलम फाइव को प्लस करके कॉलम वन में प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लिख दी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट की लाइन लगाएंगे और बिल्कुल इसी ऑपरेशन के तहत हम यहाँ पे काम करने लगे हैं। तो देखें, बिल्कुल इसी ऑपरेशन के तहत C1 में हमने C2, C3, C4 और C5 को प्लस करना है। तो देखें, C1 की जो पहली एलिमेंट है आपके पास वो है X, इसमें हमने प्लस करना है C2 का पहला एलिमेंट, उसमें प्लस करना है C3 का पहला एलिमेंट, उसमें प्लस करना है C4 का पहला एलिमेंट और उसमें प्लस करना है C5 का पहला एलिमेंट। तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 4a। ठीक है, तो पहला C1 में हमने करना है तो लिहाजा C1 का पहला एलिमेंट आपके पास आ जाएगा x प्लस 4a और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं a और a बिल्कुल इसी तरह ही रहेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह C1 का जो दूसरा एंट्री है, दूसरी एंट्री जो आपके पास है, उसमें आपने उसको प्लस करना है C2 की दूसरी एंट्री से, उसको आपने प्लस करना है C3 की दूसरी एंट्री से, उसको आपने प्लस करना है C4 की दूसरी एंट्री से, उसको आपने प्लस करना है C5 की दूसरी एंट्री से। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी आपके पास x प्लस 4a आ जाएगा। लिहाजा यहाँ भी आपके पास x प्लस 4a आ गया और बाकी एंट्रीज जो हैं x
ए और ए ये बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह ही रहेंगी, ठीक है। और बाकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं उसमें भी आपके पास यानी C1 की जो तीसरी एंट्री है वो भी आपके पास x+4a आएगी। आप बिल्कुल इस तरह करके देख सकते हैं। आगे एंट्रीज़ जो हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह रहेंगी, ए एक्स ए। C1 की चौथी एंट्री भी x+4a आएगी और पाँचवीं एंट्री भी x+4a ही आएंगी और बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ इसी तरह ही रहेंगी। ए और x इनका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये करवाने से हमारे पास क्या फ़ायदा हो रहा है? ये करवाने से हमारे पास ये फ़ायदा होगा कि आपके पास जो कॉलम 1 है वो सारे का सारा कॉलम सेम आ गया है। लिहाजा यहाँ पे हम कॉलम 1 से x+4a को कॉमन ले सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमने x+4a फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लिया तो उसकी जगह क्या आ गया 1 1 1 1 और 1। अब देखें अब ये जो डिटर्मिनेंट है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बन चुका है। अब अगर हम यहाँ पे रो 2 को रो 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरह रो 3 को रो 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी 0 आ जाएगा रो 4 को रो 1 से माइनस करने से, और यहाँ भी आपके पास 0 आ सकता है। तो बिल्कुल कौन से ऑपरेशन हम अप्लाई करने लगे हैं? हम अप्लाई करने लगे हैं रो 2 को माइनस करना है रो 1 से, इसी तरह रो 3 को माइनस करना है रो 1 से, बिल्कुल इसी तरह रो 4 को माइनस करना है रो 1 से, और रो 5 को माइनस करना है रो 1 से। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास जो x+4a है ये जो हमने कॉमन लिया है ये वाला फैक्टर तो आपका बिल्कुल एज इट इज़ ही बाहर रहेगा, ठीक है। और अंदर जो आपके पास डिटर्मिनेंट है उसकी जो पहली रो है वो भी आपके पास एज इट इज़ रहेगी, यानी 1 ए और आगे भी ए, डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। अब देखें पहले ऑपरेशन इन रो 2 माइनस रो 1 के तहत करेंगे तो ये देखें 1 - 1 यहाँ आ जाएगा, 1 - 1 यहाँ आ जाएगा x - a, ठीक है। यहाँ आ जाएगा a - a, आगे भी a - a और उसके आगे भी a - a ही आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप दूसरे ऑपरेशन को देखेंगे यानी R3 माइनस R1, यानी रो 3 में से रो 1 को माइनस करना है तो ये देखें ये रो 3 है, इसको रो 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ भी आपके पास 1 - 1 आ जाएगा। यहाँ आपके पास a - a, x - a, आगे भी a - a और उसके बाद भी a - a आ जाएगा। अब इस बिल्कुल इसी तरह रो 4 को रो 1 से माइनस करना है तो वही काम 1 - 1 आ जाएगा, यहाँ पे a - a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपके पास a - a आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास x - a आ जाएगा और आगे भी a - a ही आ जाएगा, ठीक है। और आखिर में आपके पास जो आखिरी ऑपरेशन है कि रो 5 को रो 1 से माइनस करना है तो ये देखें ये रो 5 है, इसको रो 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 - 1 a - a और आखिर पे x - a, तो ये बन जाएगा a - a और x - a। तो अब क्या करते हैं जी, अब आपके पास देखें जो वैल्यूज़ आपस में माइनस होकर 0 हो रही हैं इनको हम यहीं पे 0 कर देते हैं। तो देखें जहाँ जहाँ 0 हो रहा था वहाँ पे मैंने 0 कर दिया है। अब देखें कि जो फर्स्ट कॉलम है इसकी लास्ट 4 एंट्रीज़ 0 हो चुकी हैं, लिहाजा इसको हम फर्स्ट एंट्री से एक्सपेंड कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री से इसको एक्सपेंड करते हैं। पहले ये जो x+4a है ये तो आपके पास जो बाहर वाला फैक्टर था ये बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसको 1 से एक्सपेंड करते हैं। तो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 की रो और 1 के कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी जो आपके पास बच जाएगा उसको हम लिख देंगे। तो ये बन जाएगा x - a 0 0 0, आगे 0 x - a 0 और 0, तीसरे कॉलम में 0 0 x - a और 0 और आखिरी कॉलम में 0 0 0 x - a का डिटर्मिनेंट विच इज़ ऑल्सो इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि ये डिटर्मिनेंट जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही डिटर्मिनेंट आंसर आएगा, लिहाजा 1 ख़त्म। अब देखें दोबारा से यहाँ पे दोबारा से आपके पास क्या बन चुका है, ट्राईएंगुलर डिटर्मिनेंट बन चुका है। तो मैंने आपको बताया है जैसे जब आपके पास ट्राईएंगुलर डिटर्मिनेंट बन जाए तो उनकी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास उस डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। तो बहरहाल ये वाला फैक्टर जो है x+4a ये तो आपके पास बाहर इसी तरह रहेगा। बाकी इनकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करा दें आपस में तो ये हो जाएगा x - a x - a और ये वाला x - a। तो देखें इनकी डायगोनल एंट्रीज को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो यही हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। उसके बाद आप देखें कि ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। लिहाजा इनको हम अलग-अलग 0 के बराबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रेस करता हूँ, बाकी काम हम यहाँ पे करते हैं। तो ये देखें कि ये जो x+4a का फैक्टर है
ये भी आपके पास 0 के बराबर है, x प्लस 4a इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद x माइनस 4a का जो फैक्टर है ये भी 0 के बराबर है। उसके बाद ये वाला x माइनस a जो है ये भी 0 के बराबर है। उसके बाद ये वाला x माइनस a जो है ये भी 0 के बराबर है। और ये वाला x माइनस a जो है इसको भी हम यहाँ पे 0 के बराबर ले लेते हैं। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ निकाल लें। यहाँ से जब आप इसकी x की वैल्यूज़ निकालेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -4a। यहाँ से आ जाएगी x इज़ इक्वल टू a, यहाँ से भी आ जाएगी x इज़ इक्वल टू a, यहाँ से भी x इज़ इक्वल टू a और यहाँ से भी x इज़ इक्वल टू a। यूँ आपकी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में x की क्या वैल्यूज़ आ गई हैं? -4a, a, फिर a और फिर a। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 के रिक्वायर्ड x की वैल्यूज़। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 भी मुकम्मल ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 जो है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 4/4 का डिटर्मिनेंट दिया गया है ये भी, और यहाँ पे भी आपने x की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे का समझ बैठते हैं, इसको ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट समझ बैठते हैं। देखें, ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट जो है उसमें डायगोनल एंट्रीज जो मर्जी हों, लेकिन नॉन डायगोनल 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन डायगोनल 0 नहीं है, 1 है, लिहाजा ये अभी फ़िलहाल ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अगर मैं यहाँ पे भी वही तरीका अप्लाई करूँ कि रो 2 को रो 1 से माइनस करूँ, तो ये देखें ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये काम हम करते थे यहाँ पे 0 लाने के लिए, तो 0 की बजाय मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है। लिहाजा रो 2 को रो 1 से, रो 3 को रो 1 से माइनस करने से हमारे पास 0 फिलहाल अभी तक नहीं आ रहा। तो वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि कॉलम 1 में प्लस कर देंगे कॉलम 2 को, प्लस कर देंगे कॉलम 3 को और प्लस कर देंगे कॉलम 4 को। ठीक है, तो जब इनको प्लस करेंगे तो ये देखें ये मेरे पास क्या बन जाएगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की लाइन लगा लेते हैं। जब इसको प्लस करेंगे तो देखें कॉलम 1 की पहली एंट्री में हम प्लस करने जा रहे हैं कॉलम 2 की पहली एंट्री को, और उसको प्लस करने जा रहे हैं कॉलम 3 की पहली एंट्री को, और उसमें प्लस करने जा रहे हैं कॉलम 4 की पहली एंट्री को। तो ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4, और बाकी जितनी एंट्रीज हैं इस कॉलम इसके बाद जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी ऐसी ही आ जाएंगी। इसी तरह जब हम कॉलम 1 की दूसरी एंट्री को प्लस करेंगे कॉलम 2 की दूसरी एंट्री से, उसको प्लस करेंगे कॉलम 3 की दूसरी एंट्री से, और उसको प्लस करेंगे कॉलम 4 की दूसरी एंट्री से, तो ये भी मेरे पास x प्लस 4 ही बन जाएगा। लिहाजा यहाँ पे मेरे पास x प्लस 4 आ गया। ठीक है, और बाकी एंट्रीज x प्लस 1 आगे, 1 और 1 बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास यहाँ भी x प्लस 4 आ जाएगा और एंट्रीज आगे बिल्कुल इसी तरह रहेंगी, और आखिर में भी यहाँ पे x प्लस 4 आ जाएगा और आगे वाली एंट्रीज एज इट इज़ ही रहेंगी। ठीक है, ये काम हमने किया इस ऑपरेशन की मदद से। अब देखें कि हमारे पास ये काम करने से जो कॉलम 1 है उसके तमाम एलिमेंट्स सेम आ गए हैं, लिहाजा इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसको यहीं पे हम कॉमन लेंगे। तो ये देखें कि x प्लस 4 जो हमारे पास अंदर कॉलम 1 के तमाम एलिमेंट्स में आ रहा था उसको हमने कॉमन ले लिया, तो उसकी जगह क्या बच गया, 1 1 1 और 1। अब हम यहाँ पे वही काम कर सकते हैं कि रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दिया, रो 3 से रो 1 को माइनस कर दिया, और रो 4 से भी रो 1 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ यहाँ और यहाँ 0 आ सकता है। तो यहाँ लिख दें कि हम क्या करने लगे हैं कि रो 2 को माइनस कर रहे हैं रो 1 से, बिल्कुल इसी तरह रो 3 को भी माइनस करने लगे हैं रो 1 से, और बिल्कुल इसी तरह रो 4 को भी माइनस करने लगे हैं रो 1 से। तो ये देखें ये जो आपके पास x प्लस 4 का जो एलिमेंट है, ये जो फैक्टर है, ये आपके पास बाहर बिल्कुल इसी तरह रहेगा। उसके बाद यहाँ देखें कि ये इन ऑपरेशन से पहले ये जो आपके पास पहली रो है ये भी एज इट इज़ रहेगी 1 1 1 और 1। अब देखें पहले ऑपरेशन को अप्लाई करवाएं, रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है, यानी 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा, ये देखें 1 प्लस एक्स को माइनस करना है 1 से, तो यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 और यहाँ भी आपके पास 1 माइनस 1। इसी तरह अब रो 3 को माइनस करना है रो 1 से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास 1 माइनस 1 आ जाएगा। इसको जब आप करेंगे तो बिल्कुल वही काम के 1 प्लस एक्स को माइनस करेंगे 1 से, तो वही x ही आपके पास बच जाएगा, और आगे भी यहाँ पे भी आपके पास 1 माइनस 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अब रो 4 को माइनस करेंगे रो 3 से, तो ये 1 माइनस 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे भी यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा,
बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी 1 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बिल्कुल वही काम कि 1 प्लस एक्स को जब आप 1 से माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब वही काम के जहाँ आपके पास 1 माइनस 1 आ रहा है उसको हम 0 कर देते हैं। तो देख लें जहाँ जहाँ आपके पास 1 माइनस 1 आ रहा था उसको वहाँ पे हमने 0 कर दिया है। उसके बाद देखें कि ये जो x प्लस 4 का फैक्टर है ये तो आपके पास बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को देखें कि इससे कॉलम 1 के लास्ट 3 एंट्री 0 हो चुकी हैं, लिहाजा इसको 1 से एक्सपेंड कर दें। तो इसको 1 से एक्सपेंड कर देंगे, तो जब 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 की रो और 1 का कॉलम जो है वो नहीं आएगा, बाकी सारी एंट्रीज लिखी जाएंगी, यानी बाकी सारी एंट्रीज का डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। तो बाकी आपके पास आ रहा है x00 x00, उसके बाद 0x0 0x0 और उसके बाद 00x00x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट जब आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही डिटर्मिनेंट आंसर आएगा, लिहाजा 1 कट गया, कटने से मुराद यानी 1 खत्म हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे आपके पास दोबारा से ट्राइएंगुलर डिटर्मिनेंट बन चुका है। अब यहाँ पे ट्राइएंगुलर डिटर्मिनेंट बना है, तो यहाँ पे ट्राइएंगुलर डिटर्मिनेंट नहीं था, ठीक है, यहाँ पे ट्राइएंगुलर डिटर्मिनेंट बन गया है। अब कैसे करेंगे, इसकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यही इसके डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। तो x प्लस 4 जो है ये वाला फैक्टर आपके पास बिल्कुल इसी तरह रहेगा। आगे इन ये तीनों x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे ये तीनों चारों जो फैक्टर्स हैं ये आपस में 0 के बराबर हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा इसको यहाँ पे अब सिंप्लीफाई करते हैं और चूंकि ये 0 के बराबर है लिहाजा इनको अलग-अलग 0 के बराबर यहाँ पे लिखते हैं। तो ये देखें कि x प्लस 4 जो है ये भी 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये वाला x भी 0 के बराबर है तो यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू 0। ये x भी 0 के बराबर है तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 0। ये वाला x भी 0 के बराबर है तो यहाँ भी आ गया x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी -4 और बाकी 3 वैल्यूज़ आपके पास x की आ चुकी हुई हैं। यूँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 की x की वैल्यूज़ आ रही हैं -4, 0, 0 और 0। ये हैं आपकी रिक्वायर्ड x की वैल्यूज़। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट और आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है।